और वो दिन दूर नहीं है जब प्रदेशवासियों को पानी की कमी से दो चार होना पड़ेगा। जी हां, हरियाणा में भीषण जल संकट का खतरा है। प्रदेश के 60% हिस्से में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा रेड कैटेगरी में पहुंच गया है। 22 जिलों में से 14 जिलों में भूजल काफी नीचे चला गया है। प्रदेश जल समस्या के मुहाने पर इस वक्त है, तो हरियाणा में जल संकट पैदा हो सकता है। हरियाणा के 60% हिस्से में भूजल जो स्तर है वो काफी नीचे चला गया है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा है जो कि रेड कैटेगरी में पहुंच चुका है। 22 में से 14 जिलों में भूजल काफी नीचे है, तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। 7 जिलों में जल भराव और जलीय लवणता की समस्या देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी भीषण जल संकट का खतरा है और अंधाधुंध भूजल इस्तेमाल का ये नतीजा देखिए। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि 2004 से 2020 के बीच बदलाव क्या आया। कुल ब्लॉक 2004 में 114 थे और रेड कैटेगरी में 55 ब्लॉक थे, जो कि 48% माना जा सकता है। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 141, देखिए संख्या कितनी बढ़ चुकी है। जो कुल ब्लॉक है वो भी उनकी संख्या बढ़ी है और साथ ही जो रेड कैटेगरी में इलाके आए हैं उनकी संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 85 ब्लॉक रेड कैटेगरी में 2020 में आ चुके हैं। 60% ये कुल माना जा रहा है। तो ये देखिए, आप साफ तौर पर इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। 2004 से 2020 के बीच में ब्लॉक की संख्या बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ जो रेड कैटेगरी में इलाके आए हैं उनकी संख्या भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि किन जिलों में जल संकट गहराया है। गुरुग्राम वो इलाका है जहां पर जल संकट पैदा हुआ है। कुरुक्षेत्र उसमें शामिल है। पानीपत का इलाका जहां पर जल संकट बढ़ता जा रहा है। बात करें हम रेवाड़ी, चरखी दादरी, नारनौल और सिरसा की, तो वहां पर भी जल संकट की समस्या देखने को मिल रही है। तो ये वो जिले हैं, हम मैप पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन इलाकों में पानी की समस्या घर कर गई है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले समय में जो परिस्थिति है वो और ज्यादा भयानक हो सकती है। आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, आपको हम दिखा रहे हैं वो इलाके, वो जिले जहां पर जल संकट गहरा गया है। और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और मुख्यमंत्री ने केंद्रीयकृत पानी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को किसानों के लिए भूजल, नदियों का पानी और जो शोधित जल है उसकी सुचारू उपलब्धता के लिए 2 वर्षीय केंद्रीयकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से जिलों, ब्लॉक और गांवों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की पहली बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता भी जाहिर की है। तो पानी निगरानी प्रणाली जो है वो तैयार होगी। क्या खास बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को किसानों के लिए भूजल, नदियों का पानी और जो शोधित जल है उसकी जो सुचारू उपलब्धता है उसके लिए 2 साल की एक केंद्रीयकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जो ये हालत बनी हुई है ये दुरुस्त हो सके। जिसमें से आपको बता दें कि जिन जिलों में ज़्यादा संकट है, जो कि जिन ब्लॉक में समस्या है और गांव में समस्या देखने को मिल रही है, उनको उसमें शामिल किया गया है। तो पानी निगरानी प्रणाली जो है वो तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए कि जिन इलाकों में समस्या है वहां पर अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। ये पहली बैठक उन्होंने ली है और जल संकट की जो ये समस्या बनी हुई है, गिरते भूजल स्तर की जो समस्या बनी हुई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को। चिंता भी उन्होंने जाहिर की है और आगे आने वाले समय में एक एक्शन प्लान भी उनकी तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस परिस्थिति से निपटने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, हमने आपको आंकड़ों के जरिए भी बताया कि किस तरीके से ब्लॉक की संख्या बढ़ी है 2004 और 2020 के अंदर, और साथ ही साथ जो रेड कैटेगरी में इलाके आए हैं जहां पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गहराई है, उन इलाकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। चूंकि गर्मी का सीज़न है, हर बार इस तरीके की हालत देखने को मिलते हैं और भूजल स्तर, गिरता भूजल स्तर जो है वो
अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या के रूप में आगे आने वाले समय में बन सकता है। इसके लिए अब सरकार भी चिंतित है, मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं साफ तौर पर कि इस पर एक एक्शन प्लान बनाया जाए, एक निगरानी समिति बनाई जाए जो कि हालातों का जायजा ले सके, क्या कारण है भूजल स्तर के गिरने का और फिर उस लेवल को उठाने के लिए किस तरीके की कोशिशें हो सकती हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं। तो लोगों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से गांव स्तर को बढ़ाया जाएगा ताकि जो भावी पीढ़ी है वो लंबे समय तक पानी की जो उपलब्धता है वो बरकरार रहे, उस पानी की समस्या से उनको कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की क्या तैयारी है? प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर सतवीर कादियान से हमारे संवाददाता विपिन परमार ने खास बातचीत की। भूतकाल की बात करें तो पानी के लिए बड़ी बड़ी जंगें हुई और इसके संरक्षण को लेकर कई बार बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन क्या भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस समय हरियाणा जिस परिस्थिति में है उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं हम तमाम जो ब्लॉक्स हैं हरियाणा में जिन्हें डिवाइड किया गया है वो धीरे धीरे डार्क जोन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ प्रशासन की सहभागिता बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ इस समय यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर कादियान। डॉक्टर कादियान से बात करेंगे। सर, क्या परिस्थितियां इस समय पानी की हैं? ग्राउंड वाटर जो लेवल है हरियाणा में वो किस तरह से जा चुका है? डार्क जोन में कितने क्षेत्र आ रहे हैं, रेड जोन में कितने क्षेत्र आ रहे हैं और क्या परिस्थितियां आने वाले दिनों में आप देखते हैं अगर इसी तरह से परिस्थिति आगे चलती है? स्थिति विकट है। हमारी लाइफ टाइम के, हमारे टाइम्स के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध जल पे होगा और अगर मैं युद्ध की बात ना करूं तो संकट में हम आ चुके हैं। हरियाणा के अंदर टोटल 141 ब्लॉक्स हैं जिनमें से आज की डेट में 85 ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक हो चुके हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब ये है कि हम उनका दोहन जितना रिचार्ज होना चाहिए उसका लगभग 100% से ज्यादा कर रहे हैं। स्थिति ये है कि कुरुक्षेत्र में, जिसमें मुख्यतः 4 ब्लॉक हैं, उनके मैं नाम भी बताऊंगा आपको, जिसमें इस्माइलाबाद, बबैन, लाडवा, पहवा, शाहबाद, थानेसर एंड पिपली, उनमें स्थिति इतनी भयावह है कि वर्ष 2020 तक उसमें 74 के कंपैरिजन में लगभग 27 मीटर पानी नीचे जा चुका है। और पानी जब नीचे जा रहा है ये तो एक एस्पेक्ट है कि एक्वीफर में जो टोटल सप्लाई है वो कम हो गई है, ऐसा अनुमान है जो इनके जो हमारे पास अभी फैक्ट्स हैं कि अगले 10 साल के अंदर कुरुक्षेत्र में भूजल पानी बिल्कुल ना के बराबर होगा। ना के बराबर जहाँ पे पानी है उन हालात को अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो आप महेंद्रगढ़ का देख लीजिए जहाँ पानी लगभग 2000 फीट नीचे तक जा चुका है। अब करें क्या? सवाल यह है करें क्या? इसमें हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैकेनिज्म्स, बहुत सारे उपाय करने होंगे और अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। रिचार्ज को बढ़ाना है, जमीन के पानी के निकासी को कम करना है, फसलों का विविधीकरण करना है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो 22 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन वेयर इट हैपेंस व्हेन इट हैपेंस, उसके हिसाब से अगर चले तो मैं एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा आपको कि हमारे यहाँ पे जिन जगहों पे मुख्यतः नहरों का पानी नहीं है, जीटी रोड के अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो लेफ्ट साइड को नहरों का बहुत बड़ा जाल नहीं है, उस एरिया में ऑलमोस्ट डार्क पूरा एरिया हो चुका है। अब कैच द रेन के तहत अगर मैं एक छोटा सा उपाय उनको बताऊं कि 5 एकड़ का जमींदार 5 से 7.5 हॉर्स पावर की मोटर लगाता है और हर 3 से 5 साल बाद उसको अपना ट्यूबवेल नीचे लेके जाना पड़ता है, जिसमें लगभग 1 से 1.25 लाख का खर्चा उसका आता है।
इसका ये मतलब है कि वो पैसा जो उसकी आय थी एग्रीकल्चर से, वो पानी को के स्रोत को पैदा करने में लगा दिया, तो फार्म इनकम और फार्म इकोनॉमी दोनों खत्म है। करें क्या? सबसे पहला है कि लोग इसमें आगे आएं और सरकार का इसमें सहयोग है कि फसलों का विविधीकरण हो, कम पानी वाली फसलें उगाएं। दूसरा, अभी बारिशों के दिन हैं, मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो जहां पे उनके नलकूप लगे हुए हैं, जहां पे उनके बोरवेल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसके आसपास वो बड़े से बड़ा गड्ढा बनाएं जिसमें बारिश का पानी संचित हो सके। जहां जहां बारिश का पानी संचित होगा, उन लोगों को अपने ट्यूबवेल को गहरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कादरी साहब, ये संकट जो है वो कितना गहरा है? कितने प्रदेश के ब्लॉक्स अभी जो हैं वो डार्क जोन में चले गए हैं, कितना रेड जोन में चले गए हैं, और पानी की गहराई अगर ऑन एन एवरेज मैं आपसे पूछूं प्रदेश की, तो कितने लेवल पे चली गई? क्योंकि एक डीपनेस होती है, उसके बाद जहर जो है वो दिखना आना शुरू हो जाता है पानी के रूप में। बहुत बढ़िया सवाल है ये। जैसे मैंने पहले बताया कि हरियाणा में टोटल 141 ब्लॉक्स हैं हमने अभी जो बनाए हुए हैं, उनमें से 85 डार्क हो चुके हैं। प्रतिशत के हिसाब से बताऊं तो हरियाणा में 1974 में लगभग 40% एरिया था जो डार्क में था, आज वो 60% हो चुका और ये लगातार बढ़ रहा है। पानी, जो मीठा पानी जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, वो एक लेवल तक ही उपलब्ध है। उसके अगर नीचे चले जाते हैं तो उसमें मिनरल्स और साल्ट्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको सीधा पिया नहीं जा सकता। हम दूसरी और समस्या से भी जूझ रहे हैं। एक तरफ वाटर लेवल नीचे जा रहा है, दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग हो गई है। लगभग 7 जिले हरियाणा के इस वक्त वाटर लॉगिंग से ग्रस्त हैं। उनमें क्या हुआ कि वहां पे उन फसलों का उगाना लोगों ने शुरू कर दिया लगभग पिछले 30-35 सालों में, जो वहां के वातावरण के हिसाब से नहीं थी। मैं अगर उदाहरण दूं आपको, रोहतक में, दादरी में, भिवानी में, चरखी दादरी के एरियाज में लोगों ने धान की कल्टीवेशन शुरू कर दी। धान जैसे ही है वो और ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, सरफेस वाटर का, कैनाल का पानी लेके आएंगे, तो नीचे पहले ही सैचुरेशन थी जमीन में, ऊपर और ज्यादा पानी डाल दिया तो थोड़ा सा बारिश होने से ही पूरा का पूरा पानी वहां पे जल भराव हो जाता है। और क्योंकि जो एरिया हमारी शेप ऐसी है हरियाणा की, जो एरियाज नीचे स्तर के पड़ते हैं उनमें जैसे जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आ जाता है तो उसके साथ सॉल्ट भी ऊपर आते हैं। सॉल्ट जैसे ही ऊपर आते हैं तो जमीन के अंदर सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जमीन की क्वालिटी कल्टीवेबल नहीं रहती। तो हम एक तरफ जलभराव या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ डिप्लीशन ऑफ वाटर की। तो कल माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी जो वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी है उसकी पहली मीटिंग ली और उसमें स्पष्ट कर दिया कि हमारी मंशा यह है कि पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करना, जहां संभव हो जो लवणीय पानी है, वाटर लॉक्ड एरिया का जो सलाइन वाटर है, उसको कंजक्टिव यूज करें और इसमें पूरी साइंटिफिक तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ की प्रॉब्लम को वहां शिफ्ट कर दिया जाए, कि फ्रेश वाटर के साथ सलाइन वाटर को मिक्स करके हम एग्रीकल्चर में या बाकी जगहों पे यूज करें। अथॉरिटी ने भी कुछ स्टेप लिए हैं, उनमें से एक है कि कोई इंडस्ट्री अगर वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर आती है जिसको पानी का उपयोग करना है, उस इंडस्ट्री को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बाकी जगहों पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के चार्जेस होते हैं। दूसरा, जहां पे ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, जो हमारे एसटीपी प्लांट्स हैं उनसे पानी आता है, उसको भी खेती में या उसका शोधन करके इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए उन्होंने निर्देश किया है। तो इन सब आयामों पे बहुत युद्ध स्तर पे काम होगा। ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग के बारे में भी हम पूरी स्टेट को कवर करने जा रहे हैं। लगभग 20,000 गाँव के अंदर हम अपना अटल भूजल योजना के तहत पीजोमीटर्स लगाएंगे। 300 पॉइंट्स पे ऑलरेडी पीजोमीटर्स लगे हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हैं। उनको हम डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर के साथ इंटीग्रेट करके उनको भी ऑटोमेट करेंगे। तो जल के संसाधनों की उपलब्धता, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इन सब आयामों पे काम करेंगे। कुरुक्षेत्र के अलावा प्रदेश के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जो है परिस्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं आज के दिन? सबसे ज्यादा भयावह स्थिति मैं बताऊंगा कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सरसा। यहाँ पे स्थितियां बदतर हो चुकी हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा पानी का ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन। तो जमीनी पानी लगभग ना के बराबर खत्म होता जा रहा है।
एक 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 माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है ग्रीक में, उसमें एक स्नेक होता है। स्नेक जब भूखा होता है तो वो अपनी पूंछ हिलती हुई को देख के ये सोचता है कि ये कुछ खाने की चीज़ है, पूंछ को खाना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाता है। हम बिल्कुल ऐसे कुचक्र में फंस गए हैं कि हम जमीनी पानी का दोहन करते हैं कि ज़्यादा अन्न पैदा कर सकें, अपनी इनकम को हम बेटर कर सकें, बट दूसरी तरफ हम बिल्कुल अपने ज़मीन के नीचे एक खाली गड्ढा खोद रहे हैं जिसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। तो इसमें ये सब लोगों की पार्टिसिपेशन है। इसमें ये मत माने कि सरकार एक तरफ काम करेगी या निर्देश देगी, लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो जन आंदोलन हो, लोग उसमें आगे आएं, लोग कहें। अभी जो हमारा अटल भूजल योजना है और कल जो माननीय मुख्यमंत्री ने उसको दोहराया कि हर गांव का एक वाटर बजट होगा और वाटर बजट को इंडिकेट करेंगे, तो हर गांव का ये पता होगा कि इनके पास कितने दिनों का पानी है, कितना ये लोग रिचार्ज कर रहे हैं और कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। तो अभी उस तरफ भी मॉनिटरिंग और उसको मीटरिंग करने के लिए उस पर भी एफर्ट्स। डॉक्टर कादयान है जिनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति के लिए, जिस संकट की ओर हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके निपटान के लिए सबसे बड़ी सहभागिता आम जनता की हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये सोचना होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है। और ऐसी परिस्थितियों में जब लगातार प्रदेश के कई इलाके डार्क जोन में जा रहे हैं और कई इलाके रेड जोन में जा चुके हैं, जो कि जल्द डार्क जोन में तब्दील हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए जनता को कहीं ना कहीं आगे आकर इस मुहिम के साथ जुड़ना होगा ताकि इस जल संकट से उभरा जा सके। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और चलिए रुक करते हैं झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर का। झज्जर से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज झज्जर से आ रही है, जहां बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने के मामले में अपडेट मिल रही है। लगभग 60 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि 10 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रविवार सुबह ही भाजपा कार्यालय की नींव रखी गई थी, जिसको उखाड़ दिया गया और इस पूरे मामले में 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।